दोस्तों, क्या आप लोगों को एसएसएच के बारे में पता है और ये आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट है? हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लिक्स एंड बिट्स। मैं देवाशीष दास। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सवालों का जवाब देने के लिए ट्राई करूंगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक करके एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये जो एसएसएच या फिर सिक्योर शेल जिसको बोला जाता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। ये मिड 90s में पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो तब से आज तक ये बहुत सारे फील्ड्स में बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल्स को प्ले कर रहा है। आज की डेट में ये हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी हमारा जो विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 10 के लेटेस्ट जो एडिशंस आते हैं उनमें ये इंटीग्रेटेड रहता है। तो विंडोज़ 10 में पहले विंडोज़ में ये नहीं था। विंडोज़ में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरह इसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, विंडोज़ ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, विंडोज़ ने इसको अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। तो हम लोग इसका यूज़ अभी विंडोज़ में कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए बिना विंडोज़ में ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत यूज़फुल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहले ये जो एसएसएच था, ये सिर्फ जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके लिए बहुत यूज़फुल था। क्योंकि पहले क्या था, पहले ये जो एसएसएच था ये कुछ लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस में और कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन आज के डेट में एसएसएच जो है ये बहुत सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। हमारे एंड्रॉयड फ़ोन को भी सपोर्ट करता है। ये विंडोज़ में तो मैंने जैसे बोला, विंडोज़ में इंटीग्रेटेड आता है, अभी मैक में चलता है। उसके बाद आज के डेट में मोस्ट ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइसेस को आप एसएसएच के थ्रू मैनेज या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है आज की डेट में। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एसएसएच क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में ये क्यों इतना यूज़फुल है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे काम करता है और इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, एसएसएच को यूज़ करके हम लोग रिमोटली डिवाइसेस को मैनेज या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। अभी एसएसएच के बारे में और भी जानने से पहले कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि एसएसएच को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है और एसएसएच को इम्प्लीमेंट करने से पहले कैसे रिमोटली डिवाइसेस को मैनेज किया जाता था। दोस्तों, पहले जो नेटवर्किंग था या फिर नेटवर्क था वो बहुत लिमिटेड एरिया में होता था। तो लिमिटेड एरिया में होता था मतलब मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी हो गया, उसके अंदर वो लिमिटेड एरिया में वो नेटवर्क लिमिटेड रहता था। उसी लिमिटेड नेटवर्क में ही रिमोटली डिवाइसेस को मैनेज किया जाता था। मान लीजिए किसी एक डिपार्टमेंट में बैठ के यूनिवर्सिटी का जो सर्वर है या फिर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस है उसको कंट्रोल या फिर मैनेज किया जाता था। तब क्या होता था, तब मान लीजिए कोई एक डिवाइस है, हमारा कंप्यूटर ए हो गया, जहाँ से हम लोग रिमोटली किसी दूसरे डिवाइस, जैसे कि हमारा है दूसरा डिवाइस कंप्यूटर बी है, उसको हम लोग रिमोटली मैनेज करेंगे। तब क्या होता था, तब हमारा नेटवर्क तो लोकल नेटवर्क था, छोटा नेटवर्क था। तो छोटे नेटवर्क में क्या होता था, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता था जो कंप्यूटर ए हो गया हमारा, जहाँ से कंट्रोल किया जाएगा, टू जो कंप्यूटर है जिसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, मतलब वो सर्वर जो है या फिर जो भी डिवाइस है उसके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता था। जो एस्टेब्लिश किया जाता था वो था टेलनेट कनेक्शन या फिर टर्मिनल नेटवर्क बोला जाता है। सो टर्मिनल नेटवर्क में आप कोई भी कमांड डालते थे अपने क्लाइंट कंप्यूटर से, मतलब जिस कंप्यूटर से आप कंट्रोल करेंगे उस कंप्यूटर में कोई कमांड डालेंगे तो वो कमांड नेटवर्क के थ्रू जो टारगेट डिवाइस है, टारगेट डिवाइस में पहुंचता था। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, टाइम के साथ जब हमारे नेटवर्क्स इंप्रूव हुए और हमारे नेटवर्क्स धीरे धीरे ग्रो होना चालू हुआ, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ, दूसरा नेटवर्क तीसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ, जब इंटरनेट धीरे धीरे बनना चालू हुआ एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके। अभी फिर से मैं सेम सिनेरियो लेता हूँ। अभी देखिए आपके पास ये वाला कंप्यूटर ए है जहाँ से हम लोग कोई रिमोट डिवाइस को कंट्रोल करेंगे, और ये है कंप्यूटर बी जिसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो कंप्यूटर ए से हम लोग कंप्यूटर बी को कंट्रोल करेंगे। तब क्या, तो अभी क्या है, अभी जो बड़े सिनेरियो में क्या होगा, सिमिलरली हम लोगों को दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट करना पड़ेगा टेलनेट के थ्रू। तो टेलनेट के थ्रू हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद जब हम लोग कोई कमांड को कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में भेजेंगे वो तो पहुंच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है, तो मान लीजिए बीच में कोई कंप्यूटर सी में बैठा है, ठीक है, जिसको हम लोग हैकर भी बोल सकते हैं, या फिर कोई बैठा है,
ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, जब कंप्यूटर ए से कमांड को कंप्यूटर बी में भेजा जाएगा, वो बीच में बैठ के कमांड को देख सकता है। क्योंकि टर्मिनल नेटवर्क में ये प्रॉब्लम था कि टर्मिनल नेटवर्क में जो कमांड एक कंप्यूटर से या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब ट्रांसफ़र होता था, तब वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होता था। मतलब आप ABC टाइप करेंगे तो वो ABC ही नेटवर्क के ऊपर से ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ABC जो प्लेन टेक्स्ट जैसा आप भेजेंगे वैसा ही नेटवर्क के ऊपर से ट्रांसफ़र होकर टारगेटेड डिवाइस में पहुंचेगा। तो उसमें ये रिस्क था कि बीच में कोई भी बैठ के उस कमांड को देख सकता है। मतलब उन दोनों कंप्यूटर के बीच में क्या कम्युनिकेशन चल रहा है वो कोई तीसरा बंदा बीच में बैठ के पता कर सकता है। तो हमारे कम्युनिकेशन का जो प्रिवेसी है वो नहीं रहेगा। इसीलिए टेलनेट को रिप्लेस करना पड़ा एक सिक्योर्ड मेथड के साथ, और वो सिक्योर्ड मेथड जो है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है। जो सिक्योर्ड मेथड है, सिक्योर्ड मेथड में क्या होता है, मैं वापस से कंप्यूटर ए एंड बी का एग्जांपल लेता हूँ और बीच में हमारा जो हैकर बोल सकते हैं या फिर जो थर्ड पर्सन है उनको भी मैं रखता हूँ। तो अभी देखिए, कंप्यूटर ए अगर कमांड को इंटरनेट के ऊपर से भेजेगा तो पहले जो टेलनेट का सिनेरियो था उसमें क्या होता था, वो क्लियरली विजिबल था। अभी टेलनेट को रिप्लेस करके जो सिक्योर मेथड बनाया गया है उसमें क्या होता है, उसमें एक सिक्योर टनल बनाया जाता है। सिक्योर टनल या फिर आप एक पाइप बोल सकते हैं, सिक्योर्ड पाइप बोल सकते हैं, जिसमें से जो कमांड है वो कमांड को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो वो सिक्योर्ड पाइप में से क्या डाटा पास हो रहा है वो जो थर्ड पर्सन है वो देख नहीं पाएगा। तो ये सिक्योर्ड मेथड में जब कमांड को पास किया जाएगा इंटरनेट के ऊपर से, तब हमारा जो कमांड है, कमांड जब टनल में जाएगा, टनल में जाने के बाद वो अपना जो शेप या फिर अपना जो चेहरा है उसको चेंज कर लेगा। मतलब वो जो कमांड जो हम लोगों ने भेजा है वो एक दूसरे, आप दूसरा लैंग्वेज बोल सकते हो या फिर दूसरे कैरेक्टर्स में वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। और कन्वर्ट करने के बाद जब टारगेट डिवाइस में पहुंचेगा, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, वो जब टारगेट डिवाइस में पहुंचेगा, टारगेट डिवाइस में पहुंचने के बाद वो फिर से अपना जो रियल शेप है वो ले लेगा। तो थर्ड पर्सन जो है वो अगर देखना भी चाहता है तो उसको दिखेगा ये, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो मतलब निकालता भी है तो जो प्रॉपर मतलब है वो ही निकलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो निकाल भी सकता है लेकिन उसके लिए उसको बहुत टाइम चाहिए होगा और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट मेथड रहता है, ठीक है। तो उतना आसान नहीं होगा उसको पता करना। और ये जो मेथड है सिक्योर मेथड, इसी को बोला जाता है SSH या फिर सिक्योर शेल। और ये जो टनल मैंने बोला या फिर जो पाइप के बारे में बोला, वो पाइप कैसे काम करता है या फिर दो कंप्यूटर्स कैसे, कंप्यूटर या फिर दो डिवाइस कैसे अपने आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं सिक्योरली, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। अभी देखिए, मैं सेम सेट ऑफ डिवाइसेस को लिया है मैंने। हमारा कंप्यूटर ए है और हमारा कंप्यूटर बी है। तो कंप्यूटर ए के पास क्या है, अपना खुद का लॉक एंड की है, एंड कंप्यूटर बी के पास भी अपना खुद का लॉक एंड की है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है या फिर कोई डेटा भेजने का ज़रूरत होता है, तब क्या करते हैं ये लोग अपने आप निगोशिएट करके एक पैकेट या फिर आप बॉक्स बोल सकते हैं, बॉक्स को यूज़ करने के लिए डिसाइड करते हैं। तो अभी क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटर ए है जहाँ से हम लोग कंप्यूटर बी को कंट्रोल करेंगे, वो क्या करेगा, वो जो पैकेट है उसमें वो अपना जो कमांड है या फिर अपना जो भी इंफॉर्मेशन वो पास करना चाहता है वो डाल देगा पैकेट के अंदर। और पैकेट के अंदर डालने के बाद पैकेट में जो अपना जो लॉक है, अपने की से वहाँ पे अपना लॉक डाल देगा। लॉक डालने के बाद वो जो पैकेट है वो जाएगा हमारे दूसरे डिवाइस, मतलब हमारा जो कंप्यूटर बी है उसके पास जाएगा। कंप्यूटर बी क्या करेगा, कंप्यूटर बी अपना लॉक डालेगा उस पैकेट में, ठीक है। और अभी देखिए, जो लॉक का जो की है, लॉक्स का जो की है, बी के लॉक का की बी के पास है और कंप्यूटर ए के लॉक का की जो है कंप्यूटर ए के पास है, ठीक है। तो अगर लॉक को खोलना है, कंप्यूटर ए का जो लॉक है उसको खोलना है तो कंप्यूटर ए ही खोल सकता है, और कंप्यूटर बी का जो लॉक है उसको अगर खोलना है तो कंप्यूटर बी ही उसको खोल सकता है। तो अभी देखिए, अभी ये जो पैकेट है, ये अगर ये पैकेट नेटवर्क के में से अगर पास भी होता है तो कोई इसको
खोल नहीं पाएगा, क्योंकि कीज तो ए के पास है एक और बी के पास है एक। उसके बाद ये पैकेट वापस जाएगा कंप्यूटर ए के पास, और कंप्यूटर ए क्या करेगा, अपना जो लॉक है, लॉक को वो निकाल लेगा। लेकिन अब फिर भी कंप्यूटर बी का लॉक उसमें लगा हुआ है। तो इस सिनेरियो में भी, अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में भी कोई इस पैकेट को खोल नहीं पाएगा, क्योंकि अभी भी बी का लॉक उसमें है। तो अभी वापस जाएगा पैकेट बी के पास, बी अपना की से लॉक को खोलेगा। खोलने के बाद जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन ए ने डाला था वो निकाल के अपने अंदर लेके उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, पैकेट को सिक्योर करने का ये जो मेथड है इसको बोला जाता है एन्क्रिप्शन। और यहाँ पे नेटवर्क के बीच में कभी भी ये पैकेट ट्रांसफर होगा तब वो पैकेट लॉक्ड रहेगा। नेटवर्क में कोई भी इसको खोल के देख नहीं सकता। अगर वो फोर्सफुली देखना भी चाहता है तो उसको देखने के बाद भी कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे एक सिक्योर टनल बनाया जाता है SSH कनेक्शन के टाइम पे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे हम SSH को यूज़ कर सकते हैं अपने डिवाइसेस में। यहाँ पे भी मैं वही सेम सेट ऑफ डिवाइसेस को लेता हूँ। हमारा कंप्यूटर है और कंप्यूटर बी, या फिर डिवाइस ए डिवाइस बी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। ये जो SSH है, ये SSH सिर्फ कंप्यूटर में लिमिटेड नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को भी हम लोग SSH के थ्रू कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। या फिर हमारा जो स्मार्टफोन है उसमें भी SSH हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें से भी हम लोग डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हमारे स्मार्टफोन को भी रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है SSH के थ्रू। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डिवाइस ए या फिर एंड डिवाइस बी। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड्स के एग्जांपल्स में बताया था, जिस डिवाइस को हम लोग कंट्रोल करेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे डिवाइस बी है, डिवाइस बी को अगर हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं उस डिवाइस को हम लोगों को बनाना पड़ेगा SSH सर्वर। और मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो SSH जो है ये काम करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। ठीक है, मतलब एक सर्वर रहेगा और एक क्लाइंट रहेगा। तो ऑब्वियसली हमारा सर्वर अगर बी होगा तो हमारा जो कंप्यूटर ए या फिर डिवाइस ए है वो होगा हमारा SSH क्लाइंट। तो उसमें हमको SSH क्लाइंट का सॉफ्टवेयर या फिर SSH का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और कंप्यूटर बी में हमको SSH सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है या फिर सर्विस है वो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड उसको अप एंड रनिंग कंडीशन में रखना है। ठीक है, तो SSH क्लाइंट के लिए हम लोग क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, या एंड SSH सर्वर के लिए हम लोग क्या क्या सॉफ्टवेयर या फिर सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, चलिए हम लोग वो देखते हैं। तो सर्वर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ में OpenSSH सर्वर। OpenSSH सर्वर जो है वो विंडोज़ में इंटीग्रेटेड आता है। अभी जो विंडोज़ 10 के लेटेस्ट वर्जन है उनमें हमको सिर्फ उसको एनाबल करना होता है। वो कैसे एनाबल कर सकते हैं मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद एंड्रॉयड में हम लोग प्ले स्टोर से SSHD नाम का एप्लीकेशंस होते हैं, उनको हम लोग सर्च करके उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद लिनक्स में वो इनबिल्ट रहता है। इनबिल्ट मतलब इनबिल्ट बोलना गलत होगा, उसमें प्री इंटीग्रेटेड रहता है। आप कोई भी मैक्सिमम आप लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस के लेंगे तो मोस्ट ऑफ देम में SSH सर्वर प्री इंटीग्रेटेड एंड प्री इंस्टॉल्ड आता है, वो भी OpenSSH ही रहता है। और मैक या फिर एप्पल के डिवाइसेस में रिमोट लॉगिन या फिर कुछ इस टाइप का कंसेप्ट रहता है। एक्चुअली मैंने कभी मैक यूज़ नहीं किया है तो मैं उसके ऊपर इतना श्योर नहीं हूँ। तो उस टाइप का कुछ एक सर्विस रहता है, तो उसको एनाबल करने से इन मैक में वो हम लोग एनाबल कर सकते हैं। और क्लाइंट साइड में मतलब क्लाइंट डिवाइसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडोज़ में OpenSSH का क्लाइंट आता है। जैसे कि OpenSSH पहले ही मैंने बताया, OpenSSH के जो SSH का जो सर्विस है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, मतलब एनाबल कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग क्लाइंट को भी एनाबल कर सकते हैं। उसके बाद एंड्रॉयड में हम लोग प्ले स्टोर से SSH क्लाइंट ऐप्स को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि जूस SSH हो गया, वो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। और लिनक्स में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, और SSH सर्वर जैसे प्री इंटीग्रेटेड एंड प्री इंस्टॉल आता है मोस्ट ऑफ द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में, वैसे ही जो SSH क्लाइंट है वो भी प्री इंस्टॉल्ड एंड प्री इंटीग्रेटेड रहता है मोस्ट ऑफ द लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस में। एंड इन केस ऑफ एप्पल डिवाइसेस आपको ऐप स्टोर में ऐप्स मिल जाएंगे जिनको इंस्टॉल करके आप SSH क्लाइंट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विंडोज़ में हम लोग कैसे SSH सर्वर एंड SSH क्लाइंट को एनाबल कर सकते हैं।
एंड एडिशनली हम लोग देखेंगे कोई एक एंड्रॉयड डिवाइस से कैसे हम लोग हमारे विंडोज़ के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके, अभी मैं आ गया हूँ मेरा जो विंडोज़ 10 प्रो का सिस्टम है उसके अंदर। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप OpenSSH सर्वर को एनेबल कर सकते हैं एंड एज वेल एज OpenSSH क्लाइंट को भी। एनेबल करने के लिए हमको जाना पड़ेगा स्टार्ट मेन्यू में। उसके बाद हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम जाएंगे ऐप्स के अंदर, और ऐप्स के अंदर जाने के बाद हमें एक लिंक मिलेगा ऑप्शनल फीचर्स का, तो इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लिस्ट आएगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड जो फीचर्स हैं उनका लिस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए OpenSSH क्लाइंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और सर्वर यहाँ पे नहीं है, तो सर्वर हमको ऐड करना है। तो सर्वर ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे ऐड फीचर्स में। ऐड फीचर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लिस्ट आएगा। इस लिस्ट में से हमको सिलेक्ट करना है OpenSSH सर्वर को, और या इंस्टॉल बटन मिलेगा। इंस्टॉल बटन में क्लिक करने के बाद इसका जो इंस्टॉलेशन है वो इंस्टॉलेशन यहाँ पे देखिए आप स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ आपके दिमाग में रखना है कि ये जो फीचर आप ऐड करेंगे तब आपका सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है। ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम एंड इंटरनेट कनेक्शन। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं OpenSSH का जो सर्वर है या फिर OpenSSH का जो सर्विस है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। और ये जो इंस्टॉलेशन का जो स्टेप्स हैं वो कि विंडोज़ 10 के बाकी एडिशन जैसे कि होम एडिशन ले लीजिए या फिर एंटरप्राइज एडिशन ले लीजिए, उनके लिए भी सिमिलर ही रहता है। तो ये यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद और एक स्टेप है। इसके लिए हम ये मैं बंद कर देता हूँ। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा स्टार्ट मेनू में, सर्च करेंगे services.msc। ये सर्विसेज को हम ओपन करेंगे। ये सर्विसेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा OpenSSH सर्वर। ये OpenSSH का जो सर्वर है इसको हम डबल क्लिक करके इसको हम ऑटोमेटिक में सेट करेंगे स्टार्टअप टाइप को। उसके बाद अप्लाई एंड ओके कर देंगे एंड हमको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हमारा जो ये सिस्टम है ये रिमोटली कनेक्ट होने के लिए रेडी है। तो अभी हम लोग रिमोटली कोई भी कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइस से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो SSH सर्विस के थ्रू कनेक्ट करके। तो अभी हमारा ये जो सिस्टम है ये बन चुका है SSH सर्वर, और एज वेल एज SSH क्लाइंट की तरह भी ये काम कर सकता है। तो मैं दिखाता हूँ SSH क्लाइंट में हम लोग कैसे जो रिमोट डिवाइस है उसको कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए हम जाएंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर पावर शेल में भी जा सकते हैं। पावर शेल में जाने के बाद हमें टाइप करना है SSH, उसके बाद जो यूज़र अकाउंट के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे उस यूज़र का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम ही डाल रहा हूँ। ठीक है, और जो सर्वर है सर्वर का IP एड्रेस @ देके उस सर्वर का IP एड्रेस 192.168.5.4 इस टाइप का कोई IP एड्रेस। तो यहाँ पे IP एड्रेस डालने के बाद सिस्टम आपको, मैं अभी अपने खुद के सिस्टम के साथ ही कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं अपने खुद के सिस्टम के साथ मतलब किसी सिस्टम के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद ये पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आपको डालना है यहाँ पे। पासवर्ड यहाँ पे टाइप करने से ये आपको दिखाएगा नहीं, सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप अपने हिसाब से टाइप कर दीजिए। उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद आपका जो क्लाइंट सिस्टम है वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अभी आप अगर आपका जो सर्वर है वो विंडोज़ सर्वर है तो विंडोज़ सर्वर के में आपको विंडोज़ के कमांड्स डाल के आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि टॉस का कमांड हो गया, टॉस के कमांड्स को डाल के आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया विंडोज़ सिस्टम के अंदर। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप जो एंड्रॉयड है, जो एंड्रॉयड सिस्टम है, एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर हम लोग कैसे क्लाइंट को इंस्टॉल कर सकते हैं और क्लाइंट्स को यूज़ करके कैसे हम हमारा जो विंडोज़ सिस्टम है ये जो जिसमें मैंने अभी SSH सर्वर को इनेबल किया है उस सर्वर के साथ कैसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ रिमोटली एंड इसको मैं कैसे कंट्रोल कर पाऊँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ओके, अभी मैं आ गया हूँ मेरे फ़ोन के अंदर। तो फ़ोन में मैं प्ले स्टोर में सर्च करता हूँ SSH। सर्च करने के बाद जैसे कि ये जूस SSH आ गया है, जो SSH क्लाइंट है। मैं इस ऐप को इंस्टॉल करता हूँ अपने फ़ोन में। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो ये इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं जाता हूँ क्विक कनेक्ट में। क्विक कनेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा यूज़र नेम @ देखिए जो हमारा सिस्टम का IP एड्रेस। तो सिस्टम का IP एड्रेस देखने के लिए मैं जाता हूँ CMD में, और हमारे विंडोज़ सिस्टम के अंदर CMD में जाने के बाद मैं IP config का कमांड चलाएंगे तो हमको IP एड्रेस मिल जाएगा। तो हमारे सिस्टम का IP एड्रेस है 192.168.43.101। और एक्चुअली मेरा जो ये स्मार्टफोन है और ये जो विंडोज सिस्टम है दोनों सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको भी अगर कनेक्ट करना है तो आपका जो दोनों डिवाइस है, क्लाइंट एंड सर्वर, दोनों सेम नेटवर्क के अंदर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम डालता हूँ, उसके बाद @192.168.43.101। ठीक है, अभी मैं कनेक्ट करने के लिए ट्राई करता हूँ। ये देखिए हमारा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। वे एक्सेप्ट करने से ये हमको पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो हमारा जो विंडोज सिस्टम है या मतलब जो SSH सर्वर है, सर्वर का पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद ये देखिए हमारा सिस्टम अभी कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं जो सर्वर है उसको मैं यहाँ से कमांड चला के कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे शटडाउन का कमांड चलाऊँगा तो हमारा सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं अभी शटडाउन करके ही दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ कमांड्स का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, या फिर मैं और भी कुछ कमांड चला के आपको लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं शट डाउन करने के लिए शट डाउन स्पेस -s स्पेस -t स्पेस 0 मैं एंटर में टैप करने से हमारा सिस्टम अभी शट डाउन हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मेरा जो फ़ोन है उसको कनेक्ट कर लिया है मेरा जो सिस्टम है विंडोज सिस्टम है उसके साथ। मतलब मेरा जो फ़ोन है वो है SSH क्लाइंट और जो विंडोज़ कंप्यूटर है वो है हमारा SSH सर्वर। यहाँ पे देखिए मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट जो एज है वो उसको मैं यहाँ से बैठ के बंद कर सकता हूँ। बंद करने के लिए कमांड मुझे चलाना पड़ेगा टास्क किल /f देना पड़ेगा। फोर्सफुली हमको बंद करना है। इसके बाद इमेज नेम मतलब एप्लीकेशन का नाम और एप्लीकेशन का नाम माइक्रोसॉफ्ट EDGE.exe डाल दिया कमांड। यहाँ पे अभी एंटर में प्रेस करेंगे, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पे रो में देखिए मैं नोटपैड को भी बंद कर सकता हूँ। notepad.exe देखिए अभी मैं नोटपैड भी बंद हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा SSH कैसे काम करता है, SSH का क्या यूज़ है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिव दिस वीडियो ए थम्स अप, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इस टॉपिक के रिलेटेड और भी वीडियोस आपके स्क्रीन पे अभी शो हो रहे होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।